नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। यूपीएससी के अंदर सबसे मेन होता है हमारा मेंस आंसर राइटिंग, इसलिए हम मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपका यहाँ पर चला रहे हैं, जो रोज रात को 8 बजे आपको एक क्वेश्चन के रूप में और उसके मॉडल आंसर को डिस्कस करते हुए उस टॉपिक को हम आपसे डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम जो है ये ऐसा टॉपिक है कि ये आए दिन आपको न्यूज़पेपर में या लोगों की जुबान पर मिलता रहेगा और इसके कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, लेकिन उनको किस तरह आपके एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं, इसी को सीखने की जरूरत है। कास्ट सिस्टम क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, ये कोई नया शब्द तो नहीं है आपके लिए। और इससे कई बार प्रश्न यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो अगर आप देखें तो जाति व्यवस्था हमारे समाज में प्राचीन काल से ही विद्यमान है और इसके कई रूपों में देखा गया है और इसके बिगड़े हुए रूप के आधार पर भी चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पार्टियों के नेता इस जाति व्यवस्था के आधार पर अपनी रोटियां सेकते हैं। तो ये जाति व्यवस्था इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका, क्योंकि हमेशा न्यूज में बना रहता है, इस पर कई आर्टिकल भी आते हैं। आप देखते होंगे कि किसी जाति के किसी व्यक्ति को या किसी स्त्री को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और संविधान में भी कई प्रावधान दिए गए हैं, जाति व्यवस्था को खत्म करने के कई प्रावधान बनाए गए, लेकिन वो धीरे धीरे समाज से निकाले जा सकते हैं। एकदम से कोई भी परिवर्तन समाज में नहीं आता। समाज में परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह परिवर्तित होती है। तो आइए अब हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए। यह एक स्टेटमेंट दिया गया है जो 150 शब्दों में आपको लिखना है, 10 मार्क्स का है और यह यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। तो इस पर देखिए, इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को। कास्ट सिस्टम is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India. Comment. तो इस पर हमें टिप्पणी करनी है और हमारा क्या फॉर्मेट होता है, जहां जाति व्यवस्था से आपके कुछ नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, वहीं उसके लिए कुछ पॉजिटिव बात भी आपको लिखनी होगी। यही एक संतुलित उत्तर लिखने का तरीका होता है। और हम इसमें आपको यह भी बता दें कि कई ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था के लिए उन्हें जाना जाता है। उसमें अगर हम नाम की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम देखा जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ी। अगर हम बात करें ज्योतिबा फूले की, तो उनका नाम इसमें आता है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। गुलामगिरी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत के एक नेता की, पेरियार जिनका नाम था, उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ काफी लड़ाइयां लड़ी, आंदोलन करे, क्योंकि क्या था, समाज में एक ऐसा समय आया था जिस समय जाति व्यवस्था का एक बहुत कुरूप सामने आया था और उस बिगड़े हुए रूप को ही सुधारने के लिए ये सारे प्रयास किए जाते हैं। समाज में समय समय पर कुछ विकृतियां आती रहती हैं जिनको सुधारने के लिए कुछ समाज सुधारक कार्य करते हैं। उन्हीं समाज सुधारकों में एक महात्मा गांधी भी थे, लेकिन महात्मा गांधी जाति व्यवस्था के खिलाफ कभी नहीं थे, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कभी नहीं थे। अगर हम बात करें तो एक प्रसिद्ध पुस्तक जो मनुस्मृति के नाम से जानी जाती है, उसको कई बार दोषारोपित किया जाता है कि वह वर्ण व्यवस्था के की पक्षधर रही है, जिसकी वजह से आज के समाज में ये विकृतियां देखी जाती हैं। तो ये भी सोचने समझने और विचार करने की जरूरत है। आप विद्यार्थी हैं, क्या एक पुस्तक की वजह से सारा समाज इस तरह से प्रभावित हो सकता है? कैसे कैसे धीरे धीरे ये कुरीतियां आई होंगी और जो
धर्म के और जाति के ठेकेदार लोग आपको वर्तमान समय में दिखाई देते हैं? क्या वो उनके लिए वास्तविक रूप से चिंतित हैं? जिस जाति से आते हैं उस जाति के लिए वास्तविक रूप से चिंतित हैं? जो उनकी मूल समस्याएं हैं क्या उन पर वो कार्य कर रहे हैं, या केवल बाह्य आडंबर पूर्ण दिखावा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कार्य कर रहे हैं? तो अगर आप ये चीज सारी चीजें देखना चाहें तो अभी एक हाल ही में बिहार द चैप्टर खाकी करके एक सीरीज आई है, उसमें भी एक जाति व्यवस्था ने किस तरह से एक समाज के अंदर इतनी बड़ी विकृतियां पैदा कर दी। चंदन महतो एक उसके अंदर किरदार है जो क्रिएट हुआ और एक बहुत बड़ा बिहार का डकैत बना, डाकू बना, जिसने बहुत से निहत्थे और जो बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति थे, बच्चे बूढ़े मासूम, सबकी हत्या हत्या की, जिससे कि वो अपने ही समाज के लिए एक तरह से अभिशाप भी बना। क्योंकि कोई भी समाज ये नहीं चाहेगा कि एक दो शब्द हैं, एक है विख्यात एक है कुख्यात, कि उसका बेटा या उसके समाज का कोई व्यक्ति कुख्यात हो। लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से वह समझना जरूरी है कि क्या परिस्थितियां हैं और किसके हिसाब से कौन क्या बनता है। तो हम अपने प्रश्न पर लौटते हैं। हमारा प्रश्न जो भारतीय इसमें पूछा गया है यूपीएससी 2018 में, देखते हैं कि भारतीय समाज, और भारतीय समाज हमारे जो ये यूपीएससी का सिलेबस है उसमें डायरेक्टली दिया गया है, इसलिए यहाँ से हमेशा सवाल बने रहते हैं। और जाति व्यवस्था भी उसके अंदर दिया गया है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज में सदियों से विद्यमान है और यह व्यवस्था जन्म के आधार पर लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विशेषाधिकार प्रदान करती है। डॉक्टर अंबेडकर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले और पेरियार जैसे तमाम सामाजिक चिंतक जाति व्यवस्था के विनाश के पक्ष धर रहे हैं। और किंतु यह जाति व्यवस्था नई सदी में नई विशेषताओं के साथ उदित हो रही है, इसलिए इसकी चर्चा की जा रही है। आइए हम इसके मुख्य भाग पर नजर डाल लेते हैं। मुख्य भाग क्या है, ये देखिए, जाति व्यवस्था की नई नई पहचानों और उनके सहचारी रूपों पर यदि विचार करें तो यह वर्तमान में निम्नलिखित रूपों में देखी जा सकती है। किस रूपों में देखी जा सकती है, आइए देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में जातिगत राजनीति के उभार ने जातीय पहचान व जातीय संगठनों को महत्वपूर्ण बना दिया है, जिससे जाति व्यवस्था को नवीन शक्ति मिलती है। नाम के पीछे टाइटल लगाना, उपाधियों का अंत, इस तरह की बात की गई थी इन्हीं चीजों को कम करने के लिए। लेकिन आज भी क्या है, नाम के पीछे अपना टाइटल लगाते हैं जिससे कि उनकी पहचान बन सके। तो और हम देखते हैं कि हमारा जो पहचान है वो भारतीयता के रूप में पहचानी जानी चाहिए, ना कि किसी एक, ये संकीर्ण सोच को भी हमारी दर्शाती है कि हम छोटी छोटी जातियों में बट करके अपने आप को देखते हैं। आगे देखते हैं कि अपमानजनक जातिगत अभ्यासों जैसे कि मंदिर प्रवेश से रोकना, इस तरह के कार्य पहले किए जाते थे। अब वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखी जाती हैं। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध लगाना आदि ने भी जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। जब इस तरह का व्यवहार किसी के साथ किया जाएगा तो उससे उनके अंदर जो दुर्भावना पैदा होती है। आगे देखते हैं कि निम्न कही जाने वाली जातियों को संगठित होने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, और यह भी जाति व्यवस्था द्वारा अर्जित की गई एक पहचान है। और यह पहचान अच्छी पहचान नहीं है, यह वही पहचान है जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि कुख्यात और विख्यात, तो इससे कुख्यात हो जाती हैं इस तरह की जातियां। इनको तरह तरह के आर्थिक प्रलोभन दिए जाते हैं, जिसके कारण इनकी आर्थिक दशा का फायदा उठा करके इन्हें गलत कार्यों में लगाया जाता है। इन्हें नशे की आदत डाल दी जाती है और इनके जो बच्चे हैं उनके हाथ में किताब और कलम देने की जगह कट्टे और बंदूक और हथियार पकड़ा दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये इनके लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन तत्काल रूप में इनको लगता है कि हम अपनी जाति के लिए एक सैनिक के रूप में कार्य करेंगे। इस तरह का माइंड वॉश कर दिया जाता है, जिससे ये समझ नहीं पाते कि ये इनके विकास के लिए है या विनाश के लिए है।
और अगर हम आगे देखें, जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था ने भी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जातीय पहचान को उपयोगी बना दिया है। आरक्षण गलत चीज नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति तक आरक्षण पहुंचना जरूरी है। आप देखेंगे आरक्षण में, समाज में अगर आप जागरूक एक नागरिक के रूप में देखते हैं तो कुछ ऐसी जातियां हैं या जनजातियां हैं जिनकी व्यवस्था और अर्थव्यवस्था सही हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी उन आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। और कुछ ऐसे तबके आप समाज में देखेंगे जिनको वास्तविक रूप से आरक्षण की जरूरत है, रिजर्वेशन की जरूरत है, लेकिन वो लाभ उन तक नहीं पहुंचता। तो हमें क्या कैटेगराइज करने की जरूरत है, फिर से हमें इसमें अपना संशोधन करने की जरूरत है। किस व्यवस्था में कि जो हमारा आजादी के टाइम पर आरक्षण शुरू किया गया था उसी पैटर्न को आज भी फॉलो किया जा सकता है क्या? जब आजादी के समय जब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी, क्या वही सारे संसाधन आज भी मौजूद हैं? क्या वही लोग आज भी कमजोर हैं? तो इन सब पर विचार करने की जरूरत है और अपनी वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हमें जरूरत है। इससे भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार जातिगत आंदोलनों के अंतर्गत तथा जातियों की शक्ति संपन्नीकरण की प्रक्रिया में जाति व्यवस्था नई नई पहचानों एवं सहचारी रूपों को धारण कर रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता, यानी यह व्यवस्था कभी खत्म नहीं की जा सकती। और यह काफी हद तक हमें सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि जाति हमारे प्राचीन काल से बनी हुई थी और ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर आधारित थी। और 4 व्यवस्थाएं आपने देखी थी कि जिसमें 4 व्यवस्था बनाई गई थी। और किंतु बेहतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों की उपस्थिति जाति व्यवस्था के बंधनों को कमजोर कर सकती है। इन अवसरों की बेहतर उपस्थिति जाति आधारित आरक्षण की बढ़ती मांग तथा जातीय संघर्ष जैसी समस्याओं को समाप्त कर सकती है। इस क्रम में भारतीय समाज में जाति आधारित अभिवृत्ति में भी रचनात्मक परिवर्तन करने के लिए सामाजिक आंदोलनों की जरूरत है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे अवसरों के सृजन हेतु भारतीय लोकतंत्र, समाज एवं संविधान सदैव से प्रयासरत भी रहा है। और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट करके उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोत्साहन, समाज सुधार आंदोलन, कृषि विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं का विकास ऐसे प्रयासों का ही परिणाम है। कई प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं जिससे कि इन व्यवस्थाओं को दबाया जा सकता है, लेकिन उसी सरकारी व्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको दिखाई देते हैं जो इन्हीं जाति व्यवस्था के आधारों को उभारते हैं जिससे कि वो उसका फायदा उठा सके। आइए इसका एक निष्कर्ष देख लेते हैं। अतः भारत में नई नई पहचानों एवं सहचारी रूपों के द्वारा 7 जाति व्यवस्था का उदित होना सत्य है, किंतु समावेशी विकास की प्रक्रिया जाति के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति में लोकतांत्रिक परिवर्तन एवं अंतरजातीय विवाह जैसे प्रयासों की सहज स्वीकार्यता को से बंद जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे इन मेट्रो सिटी अब कोई जाति नहीं रही है, ग्लोबलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ा है। वैश्वीकरण ने भी हमारी जाति व्यवस्था की जो धारणाएं थी कि जो जिस जाति का है उसी जाति से विवाह संबंध होंगे, ये भी चीजें अब आपको कम होती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे जो समाज के अंदर परिवर्तन आएंगे, जागरूकता आएगी, शिक्षा इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अंधविश्वासों का यहाँ पर कमजोर पड़ना जरूरी है। और हमारी जब शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचेगी, तो वह इस तरह की जाति व्यवस्थित आधारित जो समस्याएं हैं उनको समझेंगे और उनसे धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से हम अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपसे डिस्कस किया एक प्रश्न के माध्यम से। आप इस प्रश्न को बहुत ही सीरियसली लीजिए। इस तरह के जो अन्य प्रश्न आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उनको हल करके लिखने की कोशिश करिए। और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।